Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. सो हम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज के लेक्चर में हम सेंटर स्टेट रिलेशंस करेंगे। ये चैप्टर 14 है, ठीक है। ये मैंने पहले भी रिकॉर्ड कर लिया था बट मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं होने की वजह से फिर ये एडिट होके सेव नहीं हो पाया, फिर मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी और अब मैं दोबारा से बना रही हूँ, ठीक है। सो हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक हमने इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में करा था चैप्टर 16। सो ये चैप्टर 14 है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के बाद में ये चैप्टर होता है यूजुअली, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम पार्लियामेंट चैप्टर कर चुके हैं चैप्टर 22, तो ये भी हमें समझ आ जाएगा इजीली, ठीक है। सो ये जो चैप्टर है इसमें इतना कुछ लर्न करने का नहीं है बट समझने का ज़्यादा है। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझने के ज़्यादा है कि सेंट्रल स्टेट का रिलेशन कैसे वर्क करता है, इंडिया पॉलिटी कैसी पॉलिटी है, ठीक है। नाउ सेंटर स्टेट रिलेशंस। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल है, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है स्ट्रक्चर में। फेडरल मतलब संघ, बिकॉज इंडिया जो है वो काफ़ी सारे स्टेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिवाइड करता है ऑल दी पावर्स, मतलब लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ बन जाती है फिर जब उनको एग्जीक्यूट किया जाता है वो, एंड फाइनेंशियल पावर्स को स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में डिवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। बट जो जुडिशियल पावर्स है, जुडिशरी की पावर्स है, उनका कोई डिवीजन नहीं है। मतलब हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। फॉर एग्जांपल सबसे टॉप लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है, देन देयर आर हाई कोर्ट्स एट द स्टेट लेवल, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जिसमें सिविल केसेस के लिए सिविल कोर्ट होते हैं, क्रिमिनल केसेस के लिए सेशन कोर्ट होते हैं। ऐसे एक हायरार्की होती है जुडिशरी के सिस्टम की, बट डिवीजन नहीं है। दिस इज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम वी हैव इन इंडिया। सो अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करें तो इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेटिव रिलेशन मतलब लॉ मेकिंग रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड देन फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। सो जो सबसे पहले लेजिस्लेटिव रिलेशंस है वो है आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 इन पार्ट 11th एंड और भी प्रोविजंस में मेंशन है लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में। अब जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है उसके 4 एस्पेक्ट है, ठीक है। 4 एस्पेक्ट इन द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ठीक है। जो पहला एस्पेक्ट वो है क्या कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अभी इन टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे देन यूल गेट टू नो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड एंड सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। सो जो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के बीच में टेरिटरीज डिवाइडेड है, ठीक है। जहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है और जो स्टेट की टेरिटरी है उसमें स्टेट लॉ बना सकता है। तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि इंडिया की किसी भी टेरिटरी के लिए या पूरे इंडिया के लिए लॉ बना सकता है। जहाँ पे स्टेट कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ स्टेट, जहाँ स्टेट से पूरी टेरिटरी के लिए या फिर किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन है मतलब लॉज ऑफ पार्लियामेंट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। कि कोई इंडियन अगर किसी और वर्ल्ड के किसी और पार्ट में रह रहा है तो दे आर सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉज, दे हैव सम लिमिटेशंस, दे ठीक है। जो उनको बीइंग एन इंडियन सिटीज़न, ठीक है, उनको उस दायरे में रहना पड़ता है। सो पार्लियामेंट की जो लॉज है वो मतलब अगर कोई सिटीज़न बाहर भी रह रहा है, ठीक है, किसी और फॉरेन नेशन में, तो वहाँ पे भी उनकी जो प्रॉपर्टी है और जो वो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। नाउ ये जो पार्लियामेंट की टेरिटोरियल जो लेजिस्लेशन की पावर है इसकी कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे जो पार्लियामेंट की ये जो लेजिस्लेटिव पावर है ये फंक्शन नहीं करती, ठीक है। वो एक्सेप्शंस क्या क्या है, ठीक है। कुछ टेरिटरीज़ है जिनके लिए जो लॉ है वो प्रेसिडेंट बना सकता है। वो टेरिटरीज़ कौन कौन सी है? प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ 5 यूटीज़ की बात की गई है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख। सो ये जो 5 यूनियन टेरिटरीज़ है इनके जो लिए जो लॉ है वो प्रेसिडेंट बना सकता है, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट चैप्टर ही प्रेसिडेंट करने वाले हैं, चैप्टर 17 आई थिंक,
ठीक है। सो वहाँ पे जब मैं प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स कराऊंगी तो वहाँ पे ये चीज़ हम सिर्फ ओरली डिस्कस करेंगे, मैं नोट्स में नहीं लिखूंगी ये चीज़, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोविज़न और काफ़ी मतलब ऐसा कुछ मतलब है भी नहीं ट्रिकी की कुछ लर्न ही नहीं हो रहा, इट्स बेसिक थिंग है, ये एक टेरिटरीज़ के नाम लर्न करने हैं हमको, ठीक है। सो वहाँ पे हम इसको सिर्फ ओरली डिस्कस करेंगे। तो आपको जब मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको पार्लियामेंट चैप्टर करवाया है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट चैप्टर करवाया ताकि हम इंटरकनेक्ट कर सके, ठीक है। अब जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें यू वुड फाइंड कि वो चीज़ें हो चुकी है पार्लियामेंट चैप्टर में ऑलरेडी, तो एक बेस हमारे सेटअप हो चुका है। तो अगर आपने पार्लियामेंट चैप्टर्स की जो लेक्चर्स है वो नहीं देखे हैं, सो वो अगर आपने मतलब स्टार्टिंग से भी नहीं देखा है, ठीक है, तो एटलीस्ट आप पार्लियामेंट की आई थिंक 3 to 4 वीडियोज़ है, एटलीस्ट वो देख लो और उसके बाद में आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। सो प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकता है फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ दीज 5 यूटीज। नाउ ही कैन ऑल्सो रिपील एंड अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिलेशन टू दीज यूटीज, ठीक है, इन यूटीज के रिलेशन में। Governor is empowered to direct that an act of parliament does not apply to scheduled areas in the state or apply with specific modification and exceptions। तो हर स्टेट में कुछ शेड्यूल एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं। सो गवर्नर ये चीज़ सर्टिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो इन शेड्यूल एरियाज़ में नहीं लागू होएगा, और लागू होएगा तो हाँ इन स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस के साथ में अप्लाई होएगा। Now, Governor of Assam, he may direct that an act of parliament does not apply or apply with some modification, exception to modification and exceptions to a tribal area, ठीक है। वही सेम बात जो हमने यहाँ पे की, ठीक है, असम के केस में वो असम के गवर्नर कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट के पास भी सेम पावर होती है ये वाली इन केस ऑफ मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। सो ये तो हमने जो पढ़ा था ये था टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये हमने पढ़ा टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेशन की, कुछ पर्टिकुलर टेरिटरी पे पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, कुछ पर्टिकुलर टेरिटरी पे स्टेट लॉ बना सकता है, मतलब टेरिटरी के हिसाब से देखा हमने। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के हिसाब से, ठीक है। सो जो 7th शेड्यूल है, मैंने आपको बताया है पार्लियामेंट चैप्टर में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। सो 7th जो शेड्यूल है उसमें आर्टिकल 246 है, जिसमें 3 लिस्ट है बेसिकली सब्जेक्ट्स की। जो फर्स्ट लिस्ट है उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, इसमें 98 सब्जेक्ट है। लिस्ट 2 को स्टेट लिस्ट बोलते हैं, इसमें 59 सब्जेक्ट्स है। और लिस्ट 3 जो है उसमें उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, जिसमें 52 सब्जेक्ट्स है। अब जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स है उन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, यानी कि संसद लॉ बना सकता है। इसमें कौन से सब्जेक्ट्स है? वो सब्जेक्ट्स जिन पे लॉ बनानी हो तो पूरी कंट्री में हारमोनी होनी चाहिए और सेम काइंड ऑफ लॉ पूरी कंट्री के लिए बनना चाहिए। ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो है वो यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, सीबीआई, आरबीआई एंड बैंकिंग। स्टेट लिस्ट में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे स्टेट अपने हिसाब से लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक्स है जिन पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉ बना सकता है। बट इन केस ऑफ मतलब अगर क्लैश, ठीक है, तो पार्लियामेंट की लॉ प्रिवेल करती है। नाउ देयर आर सम सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र करे गए हैं। वो कौन से सब्जेक्ट्स है? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। सो ये जो कुछ सब्जेक्ट्स है ये स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र करे गए हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ रेसिडुअरी कुछ सब्जेक्ट्स है जो कि इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, तो वो जो उन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास भी है, ठीक है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट पे कौन लॉ बना सकता है? पार्लियामेंट और स्टेट लॉ दोनों लॉ बना सकते हैं, बट ये प्रिवेल करेगा। इसकी एक एक्सेप्शन है, वो एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करा जाता है एंड प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाता है, तो उस केस में स्टेट लॉ प्रिवेल करेगी।
और इस चीज़ की भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ बना देता है जो स्टेट लॉ को ओवरराइड कर दे, तो उस केस में पार्लियामेंट की लॉ प्रिवेल करेगी। सो इन नॉर्मल केस में अगर दोनों लॉ बना देता है तो पार्लियामेंट की लॉ प्रिवेल करेगी। उसकी एक एक्सेप्शन है कि अगर स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, एंड यू नो दैट प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पे काम नहीं करते, प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो तो वो, और इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट ऐसी लॉ को ओवरराइड कर सकता है बाय सब्सिक्वेंटली मेकिंग अ लॉ ऑन द सेम मैटर। ठीक है, अब हमने जैसे देखा कि फंडामेंटल राइट्स में हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स गिवन है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आइडिया है वो अर्स्टवाइल यूएसएसआर से लिया गया है, डीपीएसपी का आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जिन्होंने फर्दर स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इस तरीके से हर चीज़ का जो आइडिया है वो किसी ना किसी, मतलब हर चीज़ का ज़रूरी नहीं है, बट जो कुछ आइडियाज़ है वो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। ठीक है, सो ये जो है इसमें हम किसको फॉलो कर रहे हैं, कनाडा को। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ ऐसे नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कनाडा में भी ऐसा ही है। जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रोविंशियल एंड फेडरल। ठीक है, और जो रेसिडुअरी पावर्स है वो सेंटर के पास में है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने की पावर सेंटर के पास में है। सो इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया फॉलोज द कैनेडियन प्रेसिडेंट। ठीक है ना, पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन स्टेट फील्ड में हमने क्या पढ़ लिया, डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया और टेरिटोरियल वाला भी पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट कब कब लॉ बना सकता है। जब हमने पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ा था तो हमने लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, लास्ट टॉपिक जो था, जब हमने देखा था कि कब कब लोकसभा एंड राज्यसभा इक्वल टर्म्स में होते हैं और कब कब लोकसभा या राज्यसभा के पास स्पेशल पावर्स होती है। सो हमने तब वहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि अगर राज्यसभा है, अगर वो रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है, ऐसा कि किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बनाए, तो उस केस में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। ठीक है, सो वो ही हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन स्टेट के फील्ड में कब होगी। सो व्हेन राज्यसभा पासिस अ लेजिस्लेशन नहीं आएगा, यहाँ पे रेजोल्यूशन आएगा। ठीक है, व्हेन राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन, आई होप इट्स विजिबल। ठीक है, सो सच ए रेजोल्यूशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो जितने लोग उस सेशन में, उस दौरान, उस सिटिंग में बैठे हुए हैं, उसके 2/3 मेंबर्स इसके सपोर्ट में वोट करने चाहिए। रेजोल्यूशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 1 ईयर एंड कैन बी रिन्यूड एनी नंबर ऑफ टाइम बट 1 ईयर एट ए टाइम। ऐसा जो रेजोल्यूशन है उसकी जो लाइफ होती है वो 1 साल की होती है। इसको कितनी भी बार रिन्यू करा जा सकता है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी को किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम, बट एक बार के लिए, 1 साल के लिए। The law ceases to have effect on expiration of 6 months after the resolution has ceased to be in force। ठीक है, सो जो लॉज इस रेजोल्यूशन के वजह से बनाई गई है, वो ये रेजोल्यूशन ख़त्म हुआ उसके 6 महीने तक वो रह सकती है, उसके 6 महीने बाद में वो ख़त्म, लॉज भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सो लॉज ceases to have effect on expiration of 6 months after the resolution has ceased to be in force। नाउ एक पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे क्या है कि स्टेट भी ऐसे मैटर्स पे लॉ बना सकता है, बट इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन अ स्टेट लॉ एंड पार्लियामेंट्री लॉस इट प्रिवेल्स, मतलब पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल्स। ठीक है, सो ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो ऐसे ही आते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर देंगे वो। ठीक है, और एक तो जैसे यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं वो बुक में से नहीं बनाए जाते, और हमें आदत होती है बुक की लैंग्वेज की। ठीक है, बाकी जो अगर हम 1 डे एग्ज़ाम देखें, जैसे एसएससी का कोई एग्ज़ाम देखें, तो वो जल्दी हम कैच कर लेते हैं क्योंकि वो बुक्स मतलब उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बुक जैसी ही होती है, जैसा हमने पढ़ा है, तो हम समझ जाते हैं। लेकिन यूपीएससी की लैंग्वेज बुक वाली लैंग्वेज नहीं होती, जिस लैंग्वेज में हमने बुक में पढ़ा है। तो वहाँ पे जो सिंपल क्वेश्चन भी है ना, उसको भी 2 बार पढ़ना पड़ता है, उसको भी समझने में टाइम लगता है, क्योंकि वो बुक वाली लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे क्वेश्चंस में जो हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, सो आपके कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसे घुमा देते हैं स्टेटमेंट्स में कि ठीक है, सो याद रखना है कि अगर रेजोल्यूशन पास होता है तो उस लॉ, ऐसा नहीं है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो ख़त्म हो जाती है। स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है, बट अगर इनकन्सिस्टेंसी है उस केस में पार्लियामेंट की लॉ प्रिवेल करेगी। ठीक है, नाउ
और कब पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट के सब्जेक्ट पे? ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, जब अब हम, क्योंकि लास्ट चैप्टर जो हमने वीडियो देखी है, लेक्चर था, वो नेशनल इमरजेंसी का ही था। उसमें हमने देखा है कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब सस्पेंड नहीं होती है, डिसॉल्व नहीं होती है, एग्जिस्ट कर रही है, बट इट कम्स इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड प्रेसिडेंट जो अगर चाहे तो वो जो स्टेट लेजिस्लेचर की और जो लेजिस्लेटिव पावर्स है स्टेट लेजिस्लेचर की, वो पार्लियामेंट के पास आ जाती है। ठीक है, सो लॉ बिकम्स इनऑपरेटिव ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट। वही सेम प्रोविजन कि जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी उसके 6 महीने बाद में ऐसी लॉज ऑपरेट करना बंद कर देंगी। ठीक है, अब अगर स्टेट खुद रिक्वेस्ट करे, थर्ड प्रोविज़न क्या है कि अगर स्टेट खुद रिक्वेस्ट करता है पार्लियामेंट को कि आप हमारे ये पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाइए। ठीक है, सो स्टेट कैन रिक्वेस्ट पार्लियामेंट, 2 और मोर देन 2 स्टेट कैन रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन अ मैटर इन सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, सो ऐसी जो लॉ है, ठीक है, वो उन्हीं स्टेट्स पे अप्लाई होगी जिन पर्टिकुलर स्टेट ने रिक्वेस्ट किया है। ठीक है, एंड इट कैन बी रिपील्ड एंड अमेंडेड ओनली बाय द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट ही रिपील एंड अमेंड कर सकता है इसको। एंड स्टेट लेजिस्लेचर सीजेस टू हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू सच मैटर। देखा आपने, जो हमने रेजोल्यूशन वाला देखा था उसमें सस्पेंड नहीं हो रही थी, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता था, बट इनकन्सिस्टेंसी में पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। बट यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना ही नहीं सकता अगर उन्होंने पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप बनाएं, ठीक है, उस मैटर पर। एंड अदर स्टेट में ऑल्सो अडॉप्ट सच रेजोल्यूशंस आफ्टरवर्ड ऑल्सो, ठीक है, बाद में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाई जानी चाहिए तो वो पार्लियामेंट बना सकता है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, हम लास्ट लेक्चर में ही बहुत फ्रेश याद है अभी तो हमको नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, कि जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है उस केस में भी जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकता है। सो लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट कंटिन्यूज टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। देखा आपने, नेशनल इमरजेंसी के केस में वो 6 महीने तक रह रही थी, जब इमरजेंसी ख़त्म होएगी उसके 6 महीने तक ऑपरेट करेगी, उसके बाद में 6 महीने तक ऑपरेट करेगी और फिर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के केस में वो कंटिन्यू कर रही है इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, सच अ लॉ कैन बी रिपील और ऑल्टर्ड और री इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, बट ऑफकोर्स ऐसी जो लॉ है वो अमेंड की जा सकती है। और जबकि हमने जब ये देखा रिक्वेस्ट वाला देखा तो इसमें नहीं करी जा सकती स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, पार्लियामेंट ही उसको रिपील या अमेंड करेगा। ठीक है, नाउ सेंट्रल्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, सो ये जो लास्ट पॉइंट था वो 4 चीज़ें थी ना हमने देखी थी, टेरिटोरियल वाला, एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और एक हमने ये देखा था पार्लियामेंट कब कब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे बना सकता है। और अब लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं हम, सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, सो मैंने आई डोंट नो आपको ये चीज़ बताई है नहीं बताई पार्लियामेंट चैप्टर में, कि जब स्टेट लेजिस्लेचर से एक बिल पास होके जाता है तो गवर्नर के पास जाता है। अब गवर्नर के पास में जो ऑप्शंस प्रेसिडेंट के पास होते हैं वो ऑप्शंस तो है ही, लेकिन गवर्नर उस जो बिल है पर्टिकुलर बिल उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भी रिजर्व कर दे सकता है। अगर गवर्नर ने एक बार उस बिल को प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर दिया, नाउ गवर्नर इज़ आउट ऑफ द पिक्चर। ठीक है, अब प्रेसिडेंट उसको कंसिडर करेंगे वो पर्टिकुलर बिल को। ठीक है, तो मान लो एक स्टेट लेजिस्लेचर का बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ही मे गिव हिज असेंट, मतलब अपना मत दे सकते हैं, ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट, मतलब रिजेक्ट कर सकते हैं, एंड ही कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। ठीक है, और वो स्टेट लेजिस्लेचर को दोबारा कंसिडर करने के लिए भी वो बिल भेज सकते हैं। मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने कंसिडर कर लिया और विद और विदाउट अमेंडमेंट वो दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं, तो अभी भी ये प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होगा कि अभी उनको असेंट देना ही पड़ेगा, नहीं, वो दोबारा फिर से स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेज सकते हैं। बट पार्लियामेंट के केस में हमने क्या देखा था कि अगर लोग मतलब पार्लियामेंट से कोई जो बिल है वो पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसे रिकन्सिडरेशन के लिए पार्लियामेंट के पास भेजता है और पार्लियामेंट उसको रिकन्सिडर करके विद और विदाउट अमेंडमेंट दोबारा पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, तो अब प्रेसिडेंट उसको दोबारा सेंड नहीं कर सकते, उनको जो असेंट है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर के केस में नहीं है। ठीक है, नाउ सो गवर्नर कैन रिजर्व सम टाइप्स ऑफ बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, सो जो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं।
एंड सम बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और कुछ बिल्स तो ऐसे हैं जो इंट्रोड्यूस ही प्रेसिडेंट की भी प्रायर सेंक्शन पे किए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर में। And center can direct the states to reserve some money bills and other financial bills passed by the state legislature for the president consideration during a financial emergency। So एक financial, और हमने पिछले चैप्टर में ही फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिस्कस किया है आर्टिकल 360 को, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था। और पार्लियामेंट बिल में, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में हमने मनी बिल और फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 1, फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 2, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, किस तरीके से इनका पास होने का प्रोसीजर रहता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किस तरीके से पास हो जाए, ये सब हम कर चुके हैं। इसलिए आई एम सेइंग कि आप एक सीरीज़ में इन सब चैप्टर्स को करना, तभी आपको समझने में आसानी होगी, तभी आप चीज़ों को इंटरलिंक कर पाओगे, ठीक है। सो सेंटर ये समझ आ गया आपको कि जो बिल्स है उनको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करवा सकता है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड टू यस एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ठीक है, हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस पढ़ लिया, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिलेशंस है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव रिलेशंस है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 256 टू आर्टिकल 263 इन पार्ट 11th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। जो आर्टिकल्स आपको लर्न करने की ज़रूरत होती है वो मैं बता देती हूँ साथ के साथ, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और आगे हम प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे आर्टिकल 123 जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, और जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन का है, डिसक्वालिफिकेशन का है 102, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का है आर्टिकल 105, कैग का है आर्टिकल 148, ठीक है। जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती रहूँगी, और वो पर्टिकुलर आर्टिकल्स आप लर्न कर लेना, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करें तो पार्लियामेंट के जो एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो होल ऑफ इंडिया में एंड या फिर कोई एग्जीक्यूटिव पावर इन पे कॉन्फर की जाए ऑन इट बाय एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट स्टेट की होती है, स्टेट्स टेरिटरी ऑन विच स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब जिस टेरिटरी पे जिस टेरिटरी के ऊपर उनकी लॉ मेकिंग पावर होती है उसी टेरिटरी पे उनकी एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स में जो एग्जीक्यूटिव पावर है दैट रेस्ट विद द स्टेट except specifically conferred on parliament by a parliamentary law or a constitutional provision। for example education एक concurrent subject है, तो जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, वो लॉ किसने बनाई, पार्लियामेंट ने बनाई, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, स्टेट करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट की स्पेसिफिकली उस लॉ में मेंशन किया जा रहा है कि हाँ पार्लियामेंट ही एग्जीक्यूट करेगा, फिर तो पार्लियामेंट ही एग्जीक्यूट करेगा। अब बहुत बार कभी देखना, आप कभी अपने गाँव जाओगे, ठीक है, वहाँ पे रोड पे लिखा होता है प्रधानमंत्री की कोई पर्टिकुलर योजना के तहत ये रोड बनवाई गई है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का ही सारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, अब जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसकी क्या एक्सेप्शंस है। एवरी स्टेट इज़ टू एक्सरसाइज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच अ वे दैट इट इज़ इन कंप्लायंस विद लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड एग्जिस्टिंग लॉ विच अप्लाई इन द स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कुछ भी करते हो, ठीक है, सो आपको कहा जाए कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ लिबर्टी, ठीक है, whom डू वी कॉल लिबरल पेरेंट्स, ठीक है, दोज जो आपको कहे कि मतलब कुछ भी कर सकते हो बट दीज आर 1 or 2 थिंग्स दैट यू कांट लाइक फॉरगेट, यू नो, दैट यू हैव टू ओबे, ठीक है। मतलब कुछ 1-2 लिमिटेशंस आपको बता देंगे कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते, इसके अलावा यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, दैट इज़ लिबर्टी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कि आपको वो बता रहे कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, नो, दे वी लाइक यू कैन डू दीज पर्टिकुलर थिंग्स एंड रेस्ट यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। यहाँ पे क्या है कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करनी है कि ये कुछ एक लिमिटेशंस है जो वो मतलब वो नहीं कर सकता, इनको वायलेट नहीं कर सकता। वो क्या है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट लॉ है उसके कंप्लायंस में होना चाहिए, कोई स्टेट की लॉ है उसके कंप्लायंस में होना चाहिए, और स्टेट का एग्जीक्यूशन किसी भी तरीके से जो पार्लियामेंट का एग्जीक्यूशन है किसी और चीज़ का, ठीक है, उसको प्रेजुडिस ना करे, उसको
impede ना करे, ठीक है. So every state is to exercise its executive power in such a way that it is in compliance with laws made by the parliament and any existing law which apply in the state. It should not impede or prejudice the exercise of executive power of the center in the state. But I think the मेरा लिबर्टी वाला एग्जाम्पल that was like वो तो कुछ ऑफ ट्रैक की था, ठीक है, वो तो यहाँ कुछ जमा ही नहीं, ठीक है, लेट इट बी. आर्टिकल 365, क्योंकि अब हम प्रेसिडेंट रूल पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा जब हमने प्रेसिडेंट रूल पढ़ा था तो हमने 3 आर्टिकल्स की बात करी थी. एक तो आर्टिकल 355 जो 3-4 ड्यूटीज़ इम्पोज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे. एक हमने पढ़ा था आर्टिकल 356, वो प्रेसिडेंट रूल था जिसमें ग्राउंड मेंशन है कि कब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है. और एक जो ग्राउंड था वो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 365 में मेंशन है. वो ग्राउंड था कि अगर जो सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट है वो सेंटर गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करती है, then it would be a lawful situation for the president to declare president rule in that particular state. ठीक है. So where any state has failed to comply with any directions given by the center, it will be lawful for the president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. In such a situation president's rule can be imposed. ठीक है कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जब स्टेट गवर्नमेंट संवैधानिक तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है, उस केस में जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया जा सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट में. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, अगर आपने ना वो इमरजेंसी वाला चैप्टर इससे पहले कर लिया ना तो आपको सच्ची में मतलब मज़ा आ रहा होगा ये पढ़ के, क्योंकि वो ये प्रोविजंस हम पहले ही इतना अच्छे से पढ़ चुके हैं. ठीक है, एंड अच्छा हुआ उस दिन स्पेस मेरा मतलब फ़ोन का ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ उस टाइम पे आपको ये चैप्टर नहीं समझ आता. अब जब आप इमरजेंसी के बाद में ये चैप्टर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, नाउ अब सेंटर डायरेक्शंस कब कब देखा, देखो अब जब हमने कल नेशनल इमरजेंसी जब देखी थी तो हमने देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी मैटर में डायरेक्शन दे सकता है. स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस ऑन एनी मैटर. ठीक है, एंड नॉर्मल सिचुएशन में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, वो कुछ स्पेसिफिक मैटर्स क्या है, ये सारे स्पेसिफिक मैटर. ठीक है, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. देखो कम्युनिकेशन का मीन्स जो है वो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है. ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ सो वाइटल फॉर लाइक सिक्योरिटी. ठीक है, the measures to be taken for the protection of railways within the state, the provisions of adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary state of education to children, the drawing up and execution of the specified schemes for the welfare of scheduled tribes in the state. ठीक है, और इन सब में भी जो आर्टिकल 256 है वो एप्लीकेबल है इन केसेस में भी. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर इन केसेस में जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो स्टेट की गवर्नमेंट है वो सेंटर की डायरेक्शंस फॉलो नहीं करती है तो उस केस में भी जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है पर्टिकुलर स्टेट में. ठीक है, अब हम बात करेंगे म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस. ठीक है, कि म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है. ठीक है, सो सेंटर कैन नॉट डेलीगेट्स इट लेजिस्लेटिव पावर टू द स्टेट. ठीक है, तो मतलब कि यूनियन लिस्ट पे स्टेट लॉ बना सकता है और स्टेट की लिस्ट पे स्टेट लॉ बना सकता है. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट अपनी लेजिस्लेटिव पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दे. मतलब जो लेजिस्लेटिव पावर्स का डेलीगेशन है वो रिजिड है. ठीक है, बट जो एग्जीक्यूटिव पावर्स का जो डेलीगेशन है दैट इज़ फ्लेक्सिबल, दैट इज़ नॉट रिजिड. इसका मतलब क्या है कि अगर सेंटर चाहे तो अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है मतलब कुछ काम करने की पावर, मतलब मान लो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो ले आए. ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट को बोल दे बट स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेके. ठीक है, एंड सेम थिंग स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकती है. ठीक है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेंट लेके. ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक स्पेशल पावर है कि वो मतलब अगर कोई लॉ बनाए और उस लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि ये चीज़ स्टेट गवर्नमेंट को ही एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, मतलब एक ड्यूटी इम्पोज कर दे स्टेट के गवर्नमेंट पे, तो उस केस में स्टेट के गवर्नमेंट को वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. बट सेम चीज़ स्टेट की गवर्नमेंट नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में. ठीक है, मतलब जो एग्रीमेंट है वो दोनों यूज़ कर सकते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों यूज़ कर सकते हैं, मतलब विद द कंसेंट दोनों एक दूसरे पे ये कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है उनका डेलीगेशन. बट अगर लेजिस्लेशन की बात आती है मतलब लॉ बनाकर ड्यूटी इम्पोज करना दूसरे पार्टी पर, वो सिर्फ सेंटर कर सकती है. ठीक है,
तो सेंटर कैन नॉट डेलीगेट्स इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू द स्टेट. डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर मतलब रिजिड है, बट डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स फ्लेक्सिबल है. प्रेसिडेंट मे विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंट्रस्ट टू द गवर्नमेंट एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर एंड वाइस वर्सा. Parliament can make a law on a subject of the union list and can confer power and impose duties on a state. Notably, the same thing cannot be done by the state legislature. वही बात है जो मैंने आपको भी समझाई है. ठीक है. Now moving ahead to कितना रह गया. Yes. अदर प्रोविजंस. ठीक है. अब आर्टिकल 355 में क्या है कि 2 ड्यूटीज़ इम्पोज की गई है सेंटर पे टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट एंड टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज़ कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. मतलब जहाँ जहाँ सेंट्रल कंट्रोल कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को. अब तीसरा तरीका क्या है, गवर्नर ऑफ स्टेट. जो गवर्नर ऑफ स्टेट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. गवर्नर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द स्टेट एंड ही सबमिट्स पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू द सेंटर. और वो पीरियोडिक रिपोर्ट सेंटर को सबमिट करते हैं. और जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ही इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. नाउ फाइनेंशियल रिलेशंस पे आ जाते हैं. सो आर्टिकल 268 से 293 पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस. तो मतलब जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है अगर उन पे टैक्स लगाया जाता है तो वो पावर पार्लियामेंट के पास में है. एंड टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट वो पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास में है. और जो जीएसटी आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो उसको जीएसटी अप्लाई करने की पावर दोनों के पास में है. ठीक है. पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास में है. और जो रेसिडुअरी पावर्स है मतलब जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स है जो तीनों में से किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है उनमें पार्लियामेंट कैन मेक लॉज. एंड अंडर दिस प्रोविजन पार्लियामेंट हैज़ इम्पोज्ड गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड एक्सपेंडिचर टैक्स. सो फाइनेंशियल रिलेशंस में हम इतना ही करेंगे. ठीक है. क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड हो जाता है एंड वो आपको तभी समझ आएंगे जब आपको जीएसटी की समझ होगी कि इसमें कौन कौन से टैक्सेस को सब्ज्यूम किया गया है जीएसटी में एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. अब कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं हम कि कहाँ कहाँ सेंटर और स्टेट जो है कोऑपरेट करते हैं. सो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सच ए काउंसिल वॉज सेटअप इन 1990 अंडर आर्टिकल 263. दिस आर्टिकल यू हैव टू क्रैम. ठीक है. ये रटी लो. ठीक है. पूछा जाता है ये. ठीक है. और इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट. और दूसरा ना, आप जैसे कोई चीज़ है ना, जैसे प्रेसिडेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, पार्लियामेंट नहीं लिखा हुआ, तो ये चीज़ों पे स्पेसिफिकली ध्यान दिया करो. ठीक है. क्योंकि जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना तो एक वर्ड से भी वो मतलब आपको ट्रिक कर सकते हैं. ठीक है. सो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या स्पेसिफिक पावर्स है, कोई चीज़ प्रेसिडेंट कर सकता है तो उस चीज़ को नोट करो कि ये चीज़ प्रेसिडेंट ही कर सकता है. हर 5 साल के बाद में फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट ही वो करता है एस्टैब्लिश. ठीक है. तो वो चीज़ नोट किया करो. ठीक है. प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल. सच अ काउंसिल वॉज सेटअप इन 1990 अंडर आर्टिकल 263. Parliament can provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution and control of water of any interstate river and river valley. ठीक है. सो अभी हमने जब इंटरस्टेट रिलेशंस करा था तो मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट आम तौर पर या तो किसी रिवर या टेरिटरी को लेकर रहता है. जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा के बीच में, ठीक है, वाटर को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट रहता है. तो उस केस में जो पार्लियामेंट है वो मतलब लॉ बना सकती है एडजुडिकेशन के लिए. तो मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट 2 लॉज भी लेके आई है, रिवर बोर्ड्स एक्ट और एक वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट. ठीक है. सो रिवर बोर्ड एक्ट में वो कोई रिवर बोर्ड सेटअप कर सकते हैं, वो एडवाइजरी बोर्ड होता है. और रिवर डिस्प्यूट वाटर एक्ट में मैंने आपको बताया था कि एक एडहॉक ट्राइब्यूनल सेटअप किया जाता है. ठीक है. वो चीज़ तभी, अब अगेन वही चीज़ है ना कि आप स्टार्टिंग से पढ़ के आओगे ना तो चीज़ें आपको बार बार, जब हर एक चैप्टर में सेम चीज़ें और इंटरलिंकिंग होगा ना तो यू विल फील कॉन्फिडेंट. अभी जब मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ ना तो वो चीज़ जब मुझे याद आती है तो मेरे को भी वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि कि मेरे को भी समझ, मेरी भी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रही है. ठीक है. सो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है सो उसके एडजुडिकेशन के पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. ठीक है. अभी मैं वो इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप वो रिवर जो इंटर स्टेट रिलेशंस है वहाँ जाके देख सकते हैं. ठीक है.
अब ऑल इंडिया सर्विसेज है तो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। ठीक है, ये इनको रिक्रूट एंड ट्रेन किया जाता है सेंटर के द्वारा। मतलब जो यूपीएससी आईसीएस यानी यूपीएससी इंडियन सिविल सर्विसेज की जो वैकेंसी आती है वो ऑफकोर्स यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो रिक्रूट करवा रहे हैं। और ट्रेनिंग जो लैब्सना में होती है, तो ये क्या है, मतलब रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग सेंटर दे रहा है। ठीक है, बट दीज आर कंट्रोल जॉइंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट। अल्टीमेट कंट्रोल मतलब फाइनल कंट्रोल लाई विद द सेंटर, बट इमीडिएट कंट्रोल लाई विद द स्टेट। ठीक है, बट काफ़ी डिस्प्यूट रहता है इन सब चीज़ों में भी, स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी कंप्लेंट्स रहती है। आर्टिकल 312 ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 312 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो अभी तो ये तीनों हैं, इनके अलावा और भी जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो क्रिएट करी जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा। बट ये जो स्पेसिफिक पावर है ये राज्यसभा को दी गई है कि ऐसा जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा पास कर सकती है। जो राज्यसभा को 3 ही स्पेशल पावर्स है। एक तो कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है तो उसका इनिशिएशन राज्यसभा में ही हो सकता है। और दूसरा ये है कि राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर सकती है फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। और तीसरी जो स्पेशल पावर राज्यसभा के पास थी वो ये थी कि अगर कोई स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है तो उसके लिए जो रेजोल्यूशन है वो राज्यसभा में पास हो सकता है। और लोकसभा की तो हमें पता ही है काफ़ी सारी स्पेशल पावर है, जैसे कि मनी बिल के केस में और वो सब। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, वो सब लोकसभा में पास हो सकता है। एंड अगेन अगर आपने ये नहीं पढ़ा है एंड यू गो ब्लैंक, ठीक है, सो आप ये तो छोड़ो और पहले पार्लियामेंट चैप्टर जाके देखो। ठीक है, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन है, सो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नर, रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, यू सी। ठीक है, सो कंट्रोल में है एक तरीके से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो चेयरमैन भी है वो भी। ठीक है, सो अपॉइंटेड बाय गवर्नर, रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 or more than 2 states on the request of the state legislature concerned. Union Public Service Commission, they can also serve the needs of the state on the request of the state government and by approval of the president. Very theoretical. ठीक है, you read it and revise it and you would understand it. ठीक है, कुछ भी इसमें समझाने वाला नहीं है। अब हम देखते हैं कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस इंडिपेंडेंस के बाद में किस तरीके के रहे हैं। ठीक है, 1967 तक क्योंकि वन पार्टी सिस्टम था, मतलब सेंटर में भी कांग्रेस और स्टेट्स में भी कांग्रेस, तो जो स्मूथ रिलेशनशिप था, रिलेशंस वर स्मूथ ड्यू टू वन पार्टी सिस्टम। बट 1967 के बाद में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी डिफीट होगी 9 स्टेट्स में एंड उनकी जो पोजीशन थी सेंटर पे वो बिकम वीक। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी। सेंट्रल गवर्नमेंट्स की कुछ कंप्लेंट्स थी, वो कंप्लेंट्स क्या थी, लेट्स डिस्कस। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर। ठीक है, अब देखो गवर्नर जो है ना वो देखो अपॉइंट किया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और इलेक्ट तो करा नहीं जा रहा। ठीक है, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करा जा रहा है। सो ऐसा होता है कि बहुत बार मतलब गवर्नर को एज अ यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टू कंट्रोल द स्टेट गवर्नमेंट। बट ये चीज़ तब है जब हम स्टेट गवर्नमेंट को विक्टिम की तरह देखें, कि स्टेट गवर्नमेंट को हम एज अ विक्टिम की तरह देखें कि उनको परेशान करा जा रहा है। ठीक है, सो आप देखेंगे कि जो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे पहले। ठीक है, और उनका और जो ममता बनर्जी था उनका बहुत प्रॉब्लम रहता था। ठीक है, सो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर, ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये फैक्ट है, ये चीज़ें मतलब होती है, बट वी डोंट नो ना कि हु इज़ राइट और हु इज़ रॉन्ग एंड इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस टू। ठीक है, उस पर अपने को ध्यान भी नहीं देना है। एंड ऐसे कोई भी पॉलिटिकल आर्टिकल्स आए, कोई भी पॉलिटिकल चीज़ अपने को देखनी भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर हम पॉलिटिकली न्यूज़ सुनते हैं या आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हमारा पॉलिटिकल ओपिनियन बन जाता है, वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड इफ यू आर थिंकिंग सम वे देन बहुत हायर टेंडेंसी रहती है कि हम वैसा ही बोले। ठीक है, और अगर हम पॉलिटिकल ओपिनियन देने लगते हैं देन इट कैन बी डेंजरस फॉर अस। ठीक है, अगर हम कुछ भी पॉलिटिकल ओपिनियन अपना इंटरव्यूज़ में या ऐसा
जगह पे बोल दे, ठीक है। सो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर, ठीक है। अब सब में देखना गवर्नर 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 से ही सबको प्रॉब्लम है। डिस्क्रिमिनेटरी एंड पार्टिसान रोल ऑफ गवर्नर, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल फॉर पार्टिसान इंटरेस्ट। अब इम्पोजिशन कब हो रहा है, जब गवर्नर रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एक केस तो वो भी बनता है ना। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन रिजर्व करेगा, ऑफकोर्स गवर्नर। डिस्क्रिमिनेशन इन अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट्स। रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, अब तो प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया है, अब उसकी जगह नीति आयोग आ गया। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जो कि सच में जो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था काफ़ी, you know. Role of planning commission in approving state sub projects, management of all India services, use of electronic media for political purposes, appointment of inquiry commission against chief minister, ठीक है। शेयरिंग ऑफ फाइनेंसेस, एनक्रोचमेंट बाय द सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट। तो ऐसी ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनमें से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो गवर्नर से रिलेटेड है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स को यही शिकायत रहती है, ठीक है, गवर्नमेंट की गवर्नर को एज अ टूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिकॉज जो गवर्नर है वो अपॉइंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ही एक्ट एज एन एजेंट, ठीक है। वो खुद अपनी डिस्क्रिप्शन पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल उनको प्रेसिडेंट की कंसिड्रेशन के लिए रिजर्व करना है, ठीक है। एंड वो खुद रिपोर्ट भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो इसलिए कुछ जो है फॉलोइंग डेवलपमेंट्स हैव टेकन प्लेस, ठीक है। सो बहुत सारे कमीशंस अपॉइंट किए गए इनको डिस्कस करने के लिए और रिकमेंडेशंस देने के लिए कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है। चेयरमैन इसके मोरारजी देसाई थे। नो एक्शन वाज टेकन ऑन इट्स रिकमेंडेशन। 1969 में राजा मन्नार कमेटी, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर पीवी राजा मन्नार, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर्ड द रिकमेंडेशंस। 1977 में वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। सो ये तीनों के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आप खासकर यूपीएससी की बात करो ना तो वहाँ पे कुछ भी आपको ना मतलब ऐसा नहीं पूछेंगे कि मतलब डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं। जब आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो यू फील मोर लाइक मोटिवेटेड, ठीक है, कि अच्छा ऐसे भी पूछा जा सकता, मतलब आपको मोटिवेटेड फील होता है कि और अच्छे से पढ़ना, और अच्छे से पढ़ना। वो ऐसा नहीं होता कि बाल की खाल निकाली जा रही है, ठीक है। आप भी अमेज हो जाते हो कि क्वेश्चन आप देख के खुश होते हो कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब लेवल ही अलग है, ठीक है। सो दो जो कमीशंस है जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है सरकारिया कमीशन एंड पूछी कमीशन। मतलब कोई भी चीज़ जो पहले हो चुकी है बट उसका आज की डेट में कुछ रेलेवेंस है, उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ रहे हो उठा के वो, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि अब जो पेपर है वो बहुत डायनामिक हो गया है, करंट ओरिएंटेड हो गया है, ठीक है। सो अब ऐसा नहीं है कि आपको 10 बुक दे दी और आपको कह दिया कि हाँ रट लो, ठीक है। कोई भी अगर सीरियस एस्पिरेंट है, आई थिंक अगर उनको आप बुक दे दोगे ना, कोई भी 20 बुक दे दो, 40 बुक दे दो और उनको कह दो कि ये पढ़ लो, हर एक सीरियस एस्पिरेंट रट के बैठ जाएगा, इतने अच्छे से रट के बैठ जाएगा। बट डिफ़िकल्टी आती ही इसमें है कि बुक्स नहीं है कोई भी, ठीक है, कि कौन सी बुक आप पढ़े, ठीक है। आपको बुक्स भी पढ़नी है, ठीक है। आपको करंट अफेयर्स का भी ध्यान रखना है, एक डायनामिक आपका मतलब दिमाग चलते रहना चाहिए। आप सो के रट के कोई बुक्स पढ़ के आप ये पेपर क्लियर नहीं कर सकते हो, ठीक है। 1983 में सरकारिया कमीशन आया, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको सिर्फ इतना पूछेंगे कि ये दो कमीशन कौन से टॉपिक पे किस चीज़ के लिए बनाए गए थे। तो सिर्फ इतना याद रखना आपको कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बनाए गए थे, ठीक है। 3 मेंबर कमीशन था, ये चेयरमैन थे इसके RS सरकारिया। 1988 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। इन्होंने क्या कहा कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट और प्रिंसिपल्स है वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब प्रिंसिपल्स जो मेन सिद्धांत है वो सेम रहने चाहिए बट ऑपरेशनल और फंक्शनल चेंजेस किए जाने चाहिए, ठीक है। डू नीड अ चेंज, ठीक है। तो इन्होंने जो दी रिकमेंडेशंस, ठीक है, वो ऐसी रिकमेंडेशंस दी कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल भी मतलब ऐसा क्रिटिसिज्म वाली नहीं थी, बहुत सेफ प्ले किया, ठीक है। सो फंक्शनल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट एंड डू नॉट नीड अ चेंज। इन्होंने 247 रिकमेंडेशंस दी जिसमें से 180 रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की गई। और इनकी जो इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशंस थी वो थी कि इंटरस्टेट काउंसिल एक एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। वो इसी कमीशन की रिकमेंडेशन थी जो हमने इंटरस्टेट काउंसिल अभी पढ़ा है आर्टिकल 263 में। तो ये चीज़ आप याद रखना।
अब जो पूंछी कमीशन है इसकी जो रिकमेंडेशंस है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इन पे, ठीक है। सो इसके जो चेयरमैन है वो मदन मोहन पूंछी थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2010, ठीक है। इन्होंने जो इस कमीशन ने जो मेजर कॉन्सेप्ट दिया वो दिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, ठीक है। कोऑपरेट मतलब जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। की इन्होंने क्या कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज़ अ की फॉर सस्टेनिंग इंडियाज़ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन फ्यूचर, एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक्ट एज प्रैक्टिकल गाइड फॉर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। सो ये इस कमीशन का कहना था, ठीक है। अभी ना मतलब लक्ष्मीकांत में 3-4 पेजेस में इसकी रिकमेंडेशंस लिखी हुई है, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ के भी सुना सकती हूँ, बट बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं हो सकता है कि आपको रिकमेंडेशंस थोड़ा ब्रीफली बता दूँ, बट अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद करो कि क्यों बनाए गए थे, सेंटर स्टेट रिलेशंस पे बनाए गए थे, एंड आई थिंक दैट्स इनफ एंड दैट्स ऑल। चैप्टर ख़त्म हो गया, बहुत बड़ा था ये चैप्टर, एंड यस, ठीक है। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ भी अच्छा लगे आपको तो मुझे कमेंट में बताया करो, एंड अगर कोई चीज़ ना भी अच्छी लगे तो वो भी चीज़ आप कमेंट में मेंशन किया करो। वो भी चीज़ अच्छी है कि पीपल आर एबल टू कनेक्ट एंड पीपल आर एंगेजिंग, यू नो। एंड क्योंकि अभी तो मेरा चैनल एकदम नया शुरू ही हुआ है, सो बहुत स्लोली सब्सक्राइबर्स है जो बढ़ रहे हैं, तो आपको अगर मेरी लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इनको शेयर करो, और ताकि वो भी चैनल को लेक्चर्स को देखे, ठीक है। एंड यू नो हाउ एल्गोरिदम वर्क इन यूट्यूब, ठीक है। द मोर यू शेयर, द मोर यू लाइक, द मोर यू वॉच, ठीक है। अभी तो मैं जब यूट्यूब पे अपना चैनल सर्च करती हूँ ना तो चैनल ही नहीं आता मेरा, ठीक है। सो अगर मुझे किसी के वीडियो, अगर मेरा चैनल के बारे में किसी को शेयर भी करना है तो मुझे लिंक शेयर करना पड़ता है, अदरवाइज़ चैनल यूट्यूब पे सर्च करती हूँ मैं सेल्फ लर्निंग तो मेरा चैनल भी नहीं मिलता, तो इतनी कम रीच है, ठीक है। तो आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि चैनल की रीच बढ़े, और बस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड यस, थैंक यू।